नमस्कार दोस्तों, आज के इस अमेजिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल से शुरुआत करेंगे जो शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये तुरंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब रोज करते हैं। बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए कि एक इंसान को एक बिल्कुल खाली कमरे में बैठा दिया जाए और उसके सामने बस दो ही विकल्प रखे जाएं। पहला कि उसे 15 मिनट अपने ख्यालों के साथ बिना फोन के एकदम शांति से बैठना है, जो कि आज के दौर में एक सजा जैसा लगता है लोगों को। एग्जैक्टली। और दूसरा विकल्प है खुद को एक इलेक्ट्रिक शॉक देना। अब सामान्य तर्क या लॉजिक तो यही कहता है ना कि दर्द से तो हर जीव दूर भागता है। कोई भी जानबूझकर शॉक क्यों चुनेगा? देखिए, अगर एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। सदियों से हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग इसी तरह से हुई है कि वो आग से, चोट से या किसी भी शारीरिक खतरे से दूर रहे। दर्द असल में एक अलार्म है कि कुछ गलत हो रहा है। हाँ, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह। बिल्कुल। लेकिन जब हम इसी धारणा को एक मनोवैज्ञानिक चश्मे से देखते हैं तो नतीजे पूरी तरह से पलट जाते हैं। ये साफ हो जाता है कि इंसान बाहरी खतरों या शारीरिक दर्द से उतना नहीं डरता जितना वो अपने ही अंदर चल रहे विचारों से घबराता है। और यही वो चौंकाने वाली बात है जिसने मुझे इस पूरे टॉपिक पर और गहराई से रिसर्च करने पर मजबूर किया। एक स्टडी का जिक्र करना चाहूंगी यहाँ। साल 2014 में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने ठीक यही प्रयोग किया था लोगों पर। हाँ, वो 15 मिनट वाली स्टडी। हाँ, उन्हें खाली कमरे में 15 मिनट के लिए छोड़ दिया गया और इसके नतीजे इतने हैरान करने वाले थे कि 67% आदमियों ने और 25% औरतों ने शांति से अकेले बैठने के बजाय खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देना ज्यादा पसंद किया। बाप रे, 67%? हाँ, मतलब सोचिए, एक इंसान शारीरिक दर्द सहने को तैयार है, लेकिन 15 मिनट खुद का सामना करना उसे मौत से भी बदतर लग रहा है। ऐसा क्यों है? इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। देखिए, शारीरिक दर्द की ना एक तय सीमा होती है। मतलब जब कोई व्यक्ति खुद को शॉक देता है तो उसे पता होता है कि ये दर्द कितनी देर तक रहेगा और इसका सोर्स क्या है। हाँ, एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। एग्जैक्टली। दिमाग इस दर्द की भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन जब इंसान एक खाली कमरे में होता है जहां कोई बाहरी स्टिमुलस यानी कोई शोर या भटकाव नहीं है, वहां दिमाग के पास भविष्यवाणी करने के लिए कुछ नहीं बचता। वो बिल्कुल खाली हो जाता है। हाँ, और जब बाहरी दुनिया शांत होती है ना तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो पुरानी यादों, अनसुलझे विवादों और फ्यूचर की चिंताओं को प्रोसेस करता है। और इस पूरी प्रक्रिया पर इंसान का कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। और कंट्रोल खोने का ये एहसास ही सबसे ज्यादा डरावना होता है। बिल्कुल। ये कंट्रोल खोना उस इलेक्ट्रिक शॉक के थोड़े से दर्द से ज्यादा भयानक लगता है इंसान को। तो आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन भी यही है, ये समझना कि आखिर हम सब, मतलब हर इंसान, खुद से और अपनी ही परछाई से इतना क्यों भागता है, और अगर ये भागना बंद कर दिया जाए तो कैसे इस डरावने अकेलेपन को एक बहुत ही बड़ी और शानदार ताकत में बदला जा सकता है। बिल्कुल। और ये कोई नई समस्या नहीं है। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1654 में महान फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने एक बहुत गहरी बात कही थी। हाँ, वो कमरे वाली कोट। हाँ, उन्होंने कहा था कि इंसान की सारी परेशानियां सिर्फ इस एक बात से पैदा होती हैं कि वो एक कमरे में शांति से अकेला नहीं बैठ सकता। सोचिए, 350 साल पहले, जब ना स्मार्टफोन्स थे, ना कोई इंटरनेट था। एग्जैक्टली, तब भी इंसान की फितरत वैसी ही थी। आज की इस डिजिटल दुनिया ने बस इस खुद से भागने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, मतलब क्या ये सच में खुद से भागना है, या फिर हमारे दिमाग को बस बाहरी इंफॉर्मेशन और उस डोपामाइन की इतनी भयंकर लत लग चुकी है कि खालीपन उसे बर्दाश्त ही नहीं होता? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है ना? मतलब जब फोन की बैटरी खत्म होती है या वाईफाई बंद होता है तो वो जो बेचैनी होती है वो शायद एक तरह का विड्रॉल सिंड्रोम है। देखिए, ये तर्क एक हद तक सही है कि डोपामिन की लत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन मनोविज्ञान इसे सिर्फ एक लत नहीं मानता। डोपामिन की लत तो बेसिकली एक हथियार है जिसका इस्तेमाल हमारा दिमाग करता है। कैसा हथियार? इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव अवॉइडेंस या संज्ञानात्मक बचाव कहते हैं। असली समस्या ये है कि दिमाग उन नेगेटिव ख्यालों और दबी हुई भावनाओं को बाहर आने से रोकना चाहता है।
ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, तो फोन बस एक शील्ड का काम कर रहा है। बिल्कुल। जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता तो उसे अपनी कमियों, अपने फेलियर्स या टूटे हुए रिश्तों का एहसास होने लगता है। फोन या सोशल मीडिया बस उस दर्द को सुन करने का एक जरिया है। मुझे यहाँ एक एनोलॉजी याद आ रही है जो सोर्स मटेरियल में दी गई थी, और ये इतनी सटीक है कि ये सीधे दिमाग में छप जाती है। हाँ, वो कचरे और परफ्यूम वाली। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके घर के एक बंद कमरे के कोने में कुछ कचरा सड़ रहा है। अब एक नॉर्मल समझदार व्यक्ति क्या करेगा? वो उस कचरे को साफ करेगा। जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ इंसान का बर्ताव बहुत अजीब है। वो इंसान कचरा साफ करने के बजाय उस कमरे में तेज खुशबूदार परफ्यूम छिड़क रहा है, और वो जो परफ्यूम है ना, वो सोशल मीडिया का शोर है, फालतू की बहसें हैं, या बैकग्राउंड में चलने वाला कोई रैंडम वीडियो है। ये एनालॉजी सच में इस पूरी मनोवैज्ञानिक स्थिति का सबसे सटीक चित्रण है। मतलब देखिए, जब तक वो परफ्यूम हवा में है, यानी जब तक इंसान किसी स्क्रीन के सामने बैठा है या दोस्तों के साथ बिजी है, उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, उसे बदबू नहीं आती। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही रात होती है, स्क्रीन बंद होती है, तो वो परफ्यूम उड़ने लगता है, और तब उस सड़ते हुए कचरे की बदबू से बचना नामुमकिन हो जाता है। और यही वो कॉग्निटिव अवॉइडेंस है। हाँ, इंसान अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने के दर्द से बचना चाहता है, इसलिए वो बस परफ्यूम की लेयर्स चढ़ाता रहता है, वो खुद से दूर भागता रहता है। तो जब ये अकेलेपन की बदबू बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो इंसान क्या करता है? वो अकेलेपन से बचने के लिए बाहर भागता है और किसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। और यहीं से समस्या और गहरी हो जाती है। बिल्कुल, जो हमें सीधे मशहूर दार्शनिक सोरेन किर्केगार्ड के उस कथन तक ले जाता है, भीड़ ही झूठ है। किर्केगार्ड का ये विचार अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म की नींव है। देखिए, जैसे ही कोई इंसान किसी भीड़, विचारधारा या समूह का हिस्सा बनता है, उसके अंदर की जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना, वो खत्म हो जाती है। वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। हाँ, भीड़ एक तरह का इको चैम्बर बना देती है, जहां इंसान सिर्फ वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। इस झूठी मेंटल सिक्योरिटी के बदले में भीड़ उस इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है, उसकी स्वतंत्र सोचने की क्षमता। एग्जैक्टली। और सिर्फ उस ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए इंसान बेवकूफी भरे और इलॉजिकल विचारों को भी अपना लेता है, वो कायर बन जाता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। अगर हम एवोल्यूशन के नज़रिए से देखें तो इंसान तो एक सोशल एनिमल है ना। प्राचीन काल में जो इंसान अपने कबीले या भीड़ से अलग हुआ, वो तो सीधे जानवरों का शिकार बन गया। ये सही बात है। तो क्या भीड़ का हिस्सा बनना हमारी बायोलॉजिकल जरूरत नहीं है? इसे झूठ या कायरता क्यों कहा जा रहा है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, लेकिन यहाँ हमें एक बायोलॉजिकल कबीले और एक वैचारिक भीड़ यानी आइडियोलॉजिकल क्राउड के बीच का फर्क समझना होगा। ओके। प्राचीन काल में जो समूह था वो शारीरिक सुरक्षा के लिए था, लेकिन आज की जो भीड़ है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो, धार्मिक समूह हो या इंटरनेट पर किसी को ट्रोल करने वाली भीड़ हो, वो आपको कोई फिजिकल सिक्योरिटी नहीं दे रही है। तो वो क्या दे रही है? वो सिर्फ आपके अहंकार को पाल रही है, वो आपको आपके खुद के डर से बचा रही है। जब व्यक्ति ऐसी भीड़ में होता है तो वो पर्सनली अकाउंटेबल नहीं होता। वो किसी भी क्रूरता या बेवकूफ़ी को ये कहकर सही ठहरा सकता है कि अरे सब तो यही कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। हाँ, ये तो हमने अक्सर देखा है। और इसी बात को समझाने के लिए जो अमेरिकन हिस्ट्री एक्स फिल्म का उदाहरण है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। बिल्कुल, बहुत ही इम्पैक्टफुल स्टोरी है वो। फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है डेरिक, वो नफरत से भरे एक बहुत ही कट्टरपंथी समूह का लीडर होता है, और जब तक वो उस भीड़ के बीच रहता है, उसका वो जो ब्रेन वॉश हुआ दिमाग है उसे ये यकीन दिलाता रहता है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर है, क्योंकि भीड़ की तालियां उसे वैलिडेट करती हैं। हाँ, वो तालियां उसके हर हिंसक विचार को सही ठहराती हैं। लेकिन कहानी का जो टर्निंग पॉइंट आता है वो तब आता है जब डेरिक जेल जाता है। और जेल में उस भीड़ का शोर नहीं होता। एग्जैक्टली। वहां वो अपनी उस जहरीली विचारधारा के इको चेम्बर से पूरी तरह कट जाता है। हाँ। और यहीं वो कचरा और परफ्यूम वाला लॉजिक फिर से लागू होता है। जेल का वो एकांत डेरिक के लिए उस परफ्यूम के खत्म होने जैसा था। बहुत सही जोड़ा आपने से। जब वो अकेला होता है, बाहरी प्रभाव जीरो हो जाता है, तब उसके दिमाग को पहली बार उन विचारों का वजन खुद उठाना पड़ता है। उस लंबे एकांत में उसका पूरा ब्रेन वॉश टूट जाता है, क्योंकि अकेलेपन की वो स्थिति उसके लिए एक एंटीडोट या जहर नाशक का काम करती है। इस उदाहरण से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि एकांत में एक ऐसी असीम ताकत है
जो इंसान को बाहरी कंट्रोल से पूरी तरह आजाद कर सकती है, बिना किसी शोर के। हाँ, जब कोई एजेंडा नहीं होता, कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, तब सिर्फ और सिर्फ नग्न सत्य बचता है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक विभाजक रेखा है। वो क्या? हम जिस ताकत की बात कर रहे हैं वो हर तरह के अकेलेपन से नहीं मिलती। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन और एकांत, इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर लोग बहुत उलझ जाते हैं। मतलब आज के टाइम पे हर कोई ये शिकायत कर रहा है कि वो अकेलापन महसूस कर रहा है, जबकि वो इंसान हर समय व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के जरिए हजारों लोगों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेरा सवाल ये है कि जो इंसान हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, क्या वो अनजाने में अपनी खुद की वैल्यू गिरा रहा है? 100%। देखिए, लोनलीनेस या अकेलापन एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां इंसान ये महसूस करता है कि उसमें कुछ कमी है। ये एक मजबूरी है, एक कमजोरी का प्रतीक है। वो रोता है कि उसके पास कोई नहीं है। हाँ, जबकि दूसरी तरफ सॉलिट्यूड या एकांत, ये एक चुनी हुई अवस्था है। ये दुनिया को ये मैसेज देती है कि ये इंसान खुद में पूर्ण है। जब कोई व्यक्ति हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से उसकी कीमत कम हो जाती है। जैसे अर्थशास्त्र का नियम होता है डिमांड और सप्लाई का। एग्जैक्टली, वही चीज। इसी बात को रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के नियम 16 में बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसमें लिखा है, अपनी इज्जत और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करें। और ये सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करने की चाल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में खुद को ये याद दिलाने का तरीका है कि हमारी ऊर्जा, हमारा समय बहुत कीमती है। इसी विचार को पुर्तगाल के महान कवि फर्नांडो पेसुआ ने एक बहुत ही कठोर लेकिन सत्य विचार के रूप में सामने रखा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, आजादी का मतलब है अकेले रहने की क्षमता। और यह सिर्फ एक पोएटिक लाइन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। अगर कोई इंसान बिना पैसे, बिना प्रसिद्धि या बिना लोगों के प्यार के अकेले नहीं रह सकता तो वो आजाद नहीं है। मतलब वो किसी ना किसी चीज का मोहताज है। हाँ, वो एक पैदाइशी गुलाम है। ये शब्द सीधे इंसान की ईगो पर चोट करते हैं। मतलब एक इंसान के पास कितनी भी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो, अगर वो एक खाली कमरे में अपनी ही संगत बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो वास्तव में आजाद नहीं है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। जब ये बात साफ हो गई कि एकांत ही सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता है, तो आज के इस शोर शराबे वाले दौर में एक आम इंसान इस ताकत को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करे? देखिए, इस मानसिक गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए ना एक बहुत ही सख्त नियम और अभ्यास की जरूरत होती है। इसे मनोविज्ञान में कठोर एकांत या एनफोर्स्ड आइसोलेशन कहा जाता है। कठोर एकांत। हाँ, और ये कोई साधारण मेडिटेशन नहीं है जहां आप आंख बंद करके अपनी सांसों पर फोकस कर रहे हैं। ये दिमाग की एक कोल्ड टर्की सर्जरी की तरह है। तो ये कठोर एकांत असल में है क्या? मतलब इसके नियम इतने सख्त क्यों हैं? नियम बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका पालन करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको पूरी तरह खुद को देने हैं। सिर्फ 60 मिनट? हाँ, लेकिन इस दौरान कोई फोन नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं और कोई दूसरा इंसान आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आपको बस एक कमरे में बैठना है, बिना किसी भी इनपुट के। सुनने में तो ये बहुत ही आसान लगता है। मतलब कोई भी सोचेगा कि अरे 60 मिनट तो बस यूं ही बीत जाएंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति असल में ये करने बैठता है ना, तो स्थिति सच में भयानक हो जाती है। एक इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स के लेवल पर आखिर क्या उथल-पुथल मच रही होती है? इसे साइंटिफिक लेवल पर समझना बहुत दिलचस्प है। विज्ञान इस 60 मिनट की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग फेजेस या चरणों में बांटता है। ओके, पहला चरण क्या है? शुरुआत के जो 10 मिनट होते हैं ना, वो दिमाग के लिए एक बहुत बड़े सदमे की तरह होते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, हमारा दिमाग लगातार डोपामाइन के छोटे-छोटे हिट्स का आदी हो चुका है। हाँ, वो जो नोटिफिकेशन की साउंड होती है। बिल्कुल। तो जब व्यक्ति उस खाली कमरे में बैठता है तो डोपामाइन की वो सप्लाई अचानक कट जाती है। दिमाग छटपटाने लगता है, वो तरह तरह के बहाने बनाने लगता है कि शायद कोई जरूरी ईमेल आया होगा या अरे मुझे वो पेंडिंग काम निपटा लेना चाहिए। और ये छटपटाहट शरीर में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। हाँ, और ये बेचैनी कोई बोरियत नहीं है, ये डोपामाइन लेवल का एकदम से क्रैश होना है। तो अगर कोई इंसान इस पहले 10 मिनट के सदमे को पार कर ले, तो लगभग 15 से 30 मिनट के बीच क्या होता है?
क्योंकि रिसर्च बताती है कि इसी चरण में लगभग 99% लोग हार मान लेते हैं। वो हार इसलिए मानते हैं क्योंकि यही वो चरण है जहां असली दर्द शुरू होता है। दर्द? हाँ, जब दिमाग को ये यकीन हो जाता है कि अब उसे कोई बाहरी स्टिमुलस नहीं मिलने वाला, तो वो भीतर की ओर मुड़ना शुरू करता है। न्यूरोलॉजी की भाषा में से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन का एक्टिव होना कहते हैं। ये डीएमएन क्या करता है? ये नेटवर्क उन सभी पुरानी यादों, फेलियर्स, पछतावों और डरों को वापस सतह पर ले आता है जिन्हें इंसान सालों से स्क्रीन और शोर के पीछे दबाता आ रहा था। बाप रे। और मजे की बात यह है कि मनोवैज्ञानिक दर्द का एहसास दिमाग के उसी हिस्से में होता है जहां हमें शारीरिक दर्द महसूस होता है। तो मतलब वो दर्द सच में एक फिजिकल पेन जैसा फील होता है? एग्जैक्टली। इसलिए इंसान इस दर्द से घबराकर तुरंत फोन उठा लेता है या कमरे से बाहर भाग जाता है। ये तो उसे कचरे के रूपक का एक्सट्रीम हो गया। मतलब परफ्यूम उड़ चुका है और अब इंसान को उस सड़ते हुए कचरे के बीच खड़ा होना पड़ रहा है। सही कहा आपने। लेकिन अगर कोई इंसान उस दर्द में, उस मेंटल तूफान के बीच अडिग बैठा रहे, अगर वो उस 30 मिनट की सीमा को क्रॉस कर जाए, तो फिर क्या बदलाव आते हैं? अगर कोई इंसान हार नहीं मानता और वो दर्द सह लेता है, तो 30 मिनट के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदलने लगती है। अच्छा। हाँ, दिमाग समझ जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो क्या करता है? वो उन दबी हुई भावनाओं को फाइनली प्रोसेस करना शुरू कर देता है। वाओ। और इसके साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हैं। एमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि इस कठोर एकांत के लगातार अभ्यास से दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यानी दिमाग खुद को रीवायर करने लगता है। बिल्कुल। हमारे दिमाग के आगे के हिस्से में होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे लॉजिक और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। उसमें ग्रे मैटर बढ़ने लगता है। और डर वाले हिस्से का क्या होता है? जो अमिगडाला होता है, जो डर, तनाव और घबराहट को कंट्रोल करता है, उसका साइज असल में सिकुड़ने लगता है। वेट, क्या? ये जानकारी तो मतलब पूरी धारणा को ही बदल देती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि बायोलॉजिकली भी मजबूत हो रहा है। उसका दिमाग सच में फिजिकल लेवल पे बदल रहा है। यही तो इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी जीत है। और यही कारण है कि इस अंतिम चरण में इंसान को एक शीशे जैसी क्लैरिटी या स्पष्टता का अनुभव होता है। मतलब सब कुछ साफ दिखने लगता है? हाँ, जब दिमाग का वो सारा शोर और भावनाओं का तूफान शांत हो जाता है ना, तब इंसान को अपनी लाइफ में पहली बार अपने असली लक्ष्यों का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि क्या सच में जरूरी है। बिल्कुल। उसे साफ दिखने लगता है कि कौन से विचार उसके अपने हैं और कौन से विचार इस सोसाइटी ने उस पर थोपे हैं। जिन प्रॉब्लम्स को वो पहाड़ समझकर डर रहा था, वो अचानक बहुत छोटी और आसानी से सुलझाने लायक लगने लगती हैं। अगर आज के इस पूरे शानदार विश्लेषण को एक जगह समेटा जाए, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। एकांत या अकेले बैठना कोई सजा नहीं है और ना ही कोई श्राप है जिससे हमें भागना चाहिए, बल्कि ये महानता की वो धधकती हुई भट्टी है जिसमें तपकर ही किसी इंसान का व्यक्तित्व और उसका चरित्र फौलाद बनता है। बहुत पावरफुल बात कही आपने। जो इंसान एक खाली कमरे में अपने भीतर के उस अंधेरे का सामना करने की हिम्मत रखता है ना, वो ही असल में दुनिया पर राज करने की ताकत रखता है। क्योंकि जो खुद के दिमाग का कैदी नहीं है, उसे दुनिया की कोई भी भीड़ या कोई भी बाहरी ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती। इस पूरी चर्चा का ये सबसे परफेक्ट कंक्लूजन है। खुद से भागने की आदत इंसान को हमेशा एक मेंटल स्लेव बनाकर रखती है, लेकिन जो इस 60 मिनट के कठोर एकांत की भट्टी से गुजर जाता है, वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथों में ले लेता है। तो दोस्तों, आज की इस गहरी चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक इस तरह विचार आपके सामने छोड़ना चाहूंगी जो शायद हम सबको एक बिल्कुल नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन इस 60 मिनट के कठोर एकांत का मास्टर बन जाए, अगर वो उस लेवल तक पहुंच जाए जहां दिमाग का सारा बाहरी शोर, लोगों की दी हुई बातें और सारा मेंटल कचरा पूरी तरह से शांत हो चुका हो, तो उस बिल्कुल खाली, शांत और स्थिर दिमाग में जन्म लेने वाला सबसे पहला पूरी तरह से स्वतंत्र विचार क्या होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इतने सालों के शोरगुल और भीड़ की गुलामी के बाद जब हम उस सन्नाटे में अपनी खुद की असली आवाज सुनेंगे, तो क्या हम उसे पहचान भी पाएंगे या वो हमें किसी अजनबी की आवाज जैसी लगेगी? इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। अगर ये बातें आपको टच करती हैं तो अपने विचार जरूर शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।